1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो अपनी किताब पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही कहता है कि एक टेंजेंट एक सर्कल में कितने हो सकते हैं। मतलब अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगी, ये रहा मान लो एक सर्कल, इसमें कितने टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ से बना दूँ, एक टेंजेंट यहाँ से बना दूँ, एक यहाँ से बना दूँ, एक यहाँ से, इनफाइनाइट पहले का आंसर। कोई दिक्कत है किसी को इसमें कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो भैया अनगिनत टेंजेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा जब आप सेकंड क्वेश्चन करोगे तो सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। एक टेंजेंट सर्कल पे इंटरसेक्ट करता है, उसको कितने पॉइंट पे? मतलब भाई एक टेंजेंट है और एक सर्कल है, तो एक सर्कल एक टेंजेंट ऐसे है, कितने पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है? एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा बेटा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स का, उसमें कह रहा है एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट पे, तो जब भी 2 पॉइंट आ जाए तो वो क्या कहलाता है? सेकंड। ठीक है ना, क्या कहलाता है? सेकंड। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट कहता है एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब टेंजेंट की बात हो रही है यहाँ, सेकंड की नहीं। एक सर्कल है उसमें कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? क्या ये टेंजेंट कहलाएगा? नहीं। क्या ये टेंजेंट कहलाएगा? क्या ये टेंजेंट कहलाएगा? अब इसी के पैरेलल बनाना तो यही बन सकता है, क्योंकि हल्का सा भी टेढ़ा कर दूंगा तो वो पैरेलल नहीं होगा। तो पैरेलल कितने हो सकते हैं? एटमोस्ट 2, 2 हो सकते हैं एक बारी में, है ना। चलो बेटा, इसके बाद चौथा पार्ट कहता है कि जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल के बीच में, मतलब टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल पे, वो क्या कहलाता है? मतलब ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट होता है दोनों में कॉमन है, क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बस खत्म, इसमें इतना ही बताना था। तो हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स बेसिक सी बातें थी जो कि खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आपको कहता है कि एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है, और एक पॉइंट पी सर्कल पे है, रेडियस जिसके साथ 5 है, ठीक है ना। तो एट अ पॉइंट पी, तो ये देखो ये अपना सर्कल है और यहाँ पे एक टेंजेंट है पी क्यू, तो यहाँ से इसको नाम दे देते हैं ऐसे पी क्यू, ठीक है ना। और पॉइंट पी जो है ना उसका सर्कल से ऐसे रेडियस जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, जो 5 सेंटीमीटर का है, और ये हमारा ओ कहला रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है क्यू इज द लेंथ सो दैट, मतलब एक क्यू जो है ना, कहता है लाइन 5 सेंटीमीटर पे है और मीट कर रहा है सेंटर पे, ठीक है ना, एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 20। मतलब यहाँ से देखो ओ से ही एक लाइन जा रही है, यहाँ पे आपको लिखा है ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो लेंथ पी क्यू कितनी होगी? लेंथ पी क्यू मतलब ये आपसे मांग रहा है। अब आपको देखो ये 12 दे चुका है, ये आपको पता है 90 डिग्री है, ये आपसे मांगा है कितना है, तो 5 12 के हिसाब से 13 मत लिख देना पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। आप 90 डिग्री देखो, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस होता है, आप यहाँ पाइथागोरस लगाओगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि ये एमसीक्यूएस में आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। एच स्क्वायर मतलब यहाँ की जगह आप 12 का स्क्वायर लिख दोगे, बेस आपका कितना है बेटा? 5, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि 90 वाला है, ये आपको चाहिए यहाँ पर, जो कि पी क्यू है। तो पी क्यू का स्क्वायर आपके पास यहाँ से निकलेगा 12 बेटा 144 होता है, 5 होता है बेटा 25, 25 उधर जाएगा तो 144 में से 25 घटेगा, यहाँ रहेगा बेटा पी क्यू का स्क्वायर, 144 में 25 घटाओगे 119 बचेगा, और यहाँ बचेगा पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल के उस तरफ लेके जाओगे रूट हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू रूट के अंदर 119 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में। चले आगे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है ना, एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। मतलब 2 लाइन एक गिवन लाइन के पैरेलल हो, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू अ सर्कल। ठीक है, मतलब एक सर्कल के अंदर, मतलब एक सर्कल पहले ड्रॉ करो, कर दिया, फिर आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, 2 लाइन उस लाइन के पैरेलल होंगी, ये हमारा सर्कल है। अब यहाँ पे क्या होने वाली ना, 3 लाइन है कहीं ना कहीं, जिसमें 2 लाइन मान लो ऐसे किसी तीसरे के पैरेलल होंगी, या ये 2 लाइन इसके पैरेलल, ये 2 लाइन इसके तीसरे के कोई पैरेलल होगी, यानी कि 3 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। कह रहा है सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर सेकंड टू अ सर्कल। एक लाइन टेंजेंट है और दूसरी सेकंड है, तो मतलब एक लाइन जैसे बना लो, ये बना लेते हैं टेंजेंट एक लाइन, अब एक लाइन इसी के पैरेलल सेकंड बनेगी, एक पैरेलल एक टेंजेंट है, दूसरी सेकंड बनेगी, तो जायज बात है सर्कल से अंदर 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाएगी। अब हमें बोला है उसमें तीसरी लाइन भी बनानी पड़ेगी ना अपने को, क्योंकि टोटल तो 3 लाइन है यहाँ पे। तो अगर पहली वाली टेंजेंट है और दूसरी सेकंड है, तो तीसरी क्या होगी? तीसरी भी टेंजेंट होगी, क्योंकि हमें पता तीसरी उसके पैरेलल ही बनाने वाले हैं, तो तीसरी पैरेलल, बस ये ड्रॉ करना था और कुछ नहीं था, खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे, चले बेटा। तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अपन चलेंगे एक्सरसाइज 10.2 पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गई थी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारी एक्सरसाइज 10.2। हम ऑलरेडी दोनों थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो हमारे को चैप्टर में ज्यादा कोई प्रॉब्लम रहने वाली है नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, वो क्वेश्चन समझना। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमसीक्यू है और इसमें मेरे ख्याल से फिगर इसकी नहीं है, ठीक है। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट है ओ
उससे लेंथ जा रही है टेंजेंट पे जो है वो 24 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। देखो एक सर्कल होगा, एक सर्कल है, ठीक है। अब लैंग्वेज पढ़ना, देखो लैंग्वेज पूरी पढ़ना। एक पॉइंट ओ से है, ओ पॉइंट से, ऐसे मान लो ओ पॉइंट कहीं बाहर होगा। अच्छा फ्रॉम अ पॉइंट, अच्छा मेजरली ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन में मेजरली ओ को ही सेंटर बोलते हैं। कह रहा है क्यू पॉइंट से, क्यू पॉइंट से जो टेंजेंट है सर्कल पे जा रहा है वो 24 है, तो क्यू पॉइंट यहां मान लो, और यहां से मेरा ऐसे टेंजेंट जा रहा होगा, ये पॉइंट क्यू है, और दूसरा सर्कल पे एक टेंजेंट बन रहा है और इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, ये उसने क्वेश्चन में दिया। कह रहा है और जो डिस्टेंस है क्यू का सेंटर से, यानी कि यहां सेंटर होगा सर्कल का, यहां से जो डिस्टेंस है क्यू का दैट इज 25 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है रेडियस बताओ। बहुत आसान है, रेडियस ऐसे देख के आप कह दोगे कि रेडियस हमारा 7 है। पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आपको पता हो तो, नहीं तो सॉल्व करेंगे, आपको पता है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि एमसीक्यू है वैसे, पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करते हुए बाय चांस अगर ये एमसीक्यू ना हो तो हम सॉल्यूशन करते हुए कहेंगे कि जो रेडियस होता है, रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ठीक है ना। आपके 3 पॉइंट है, इसको नाम दे देना पी क्यू और इसको नाम दे देना ओ। तो हम कहेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू में हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपना क्या है 25, 25 का स्क्वायर बराबर बेस, बेस हमें चाहिए क्योंकि ये बेस मान रहे हैं हम, ठीक है ना। बेस क्या चाहो तो इसे हाइट मान लो, चलो इसे बेस को हम लिख देते हैं मान लो 24, क्योंकि हमें पता है 90 है, बेस को हम लिख देते हैं 24 का स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि ये अपना ओपी है, इसका स्क्वायर अपने को चाहिए। 25 का स्क्वायर बेटा 625 होता है, 24 का स्क्वायर बोलो दिशा 576, बहुत बढ़िया बेटा। 576 ओपी का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 576 को इधर भेज दो, 625 में से बेटा 576 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 49, बराबर में कितना ओपी का स्क्वायर, और ओपी का स्क्वायर है, स्क्वायर के इस तरफ उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, और रूट का आंसर 2 आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन क्योंकि ये लेंथ की बात हो रही है इसलिए आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। आप +-7 चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद आप तुरंत दिखा देना कि ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ चाहो तो लिख सकते हो कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये चीज कर सकते हो, और ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप मेरी बात ध्यान सुनना। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, ध्यान सुनो। ये एक सर्कल है, आपको 10.2 थ्योरम याद है। एक सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट निकलते थे तो दोनों टेंजेंट इक्वल। अच्छा ठीक है, ये सेंटर है। दिशा ये कितना डिग्री होगा, ये कितना, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, क्या बन गया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का होता है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों का होता है, ये भी तो 4 साइड है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। ध्यान से देखो ना, लग तो रहा है 4 साइड का, ये देखो ये 4 साइड ही तो है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। 4 साइडों का जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें सारे एंगलों को जोड़ के कितना आता है 360 आता है कि नहीं आता चारों साइड। अच्छा ये दोनों कितने हैं 90, ठीक है। तो 360 में से इन दोनों को अगर मैं घटा दूं कितना 180 घटा दूं, एक तरीके से कितना रह गया, तो इस वाले को, क्योंकि तीसरा एंगल ये है और चौथा एंगल ये है, इस वाले और इस वाले को दोनों को जोड़ूंगा तो हमेशा कितना आएगा। बस ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप ये ध्यान रखना कि एक सर्कल के अंदर ये दोनों एंगलों को जोड़ के हमेशा क्या आता है, क्यों, क्योंकि चारों को जोड़ के 360, दोनों 180 है तो बचा 180, इन दोनों को जोड़ के 180। तो कल को कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये दे दे, बोले ये निकालो, निकाल लो, ठीक है ना। और सर्कल को थोड़ा याद रखना, यहाँ पर ज्यादातर मजेदार खेल पता है क्या आएगा, कहेगा ये तो दे रखा है, ये बताओ। हाँ ठीक है, चलें आगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात मैंने जस्ट आपको समझाई है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, याद रखें, और आगे क्वेश्चनों में आ ही जाएगी ये चीज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान सुनो। आपको फिगर दे रखी है बेटा इस क्वेश्चन में, तो इस फिगर को बना देते हैं, ठीक है ना। और आपको ये फिगर सी बना के दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। और ये एंगल आपको 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो ये कितना होगा बताओगे अभिषेक, 70 है ना। कितना होगा बेटा 70। अब आप समझ गए हो कैसे ना। चलो बस अब ये गेम याद रखनी है आपको। अब आपको देखो ये भी एमसीक्यू ही दे रखा है, कह रहा है इन द फिगर 10.11 ये फिगर है हमारे पास, कहता है टीपी और टीक्यू, कहता है टीपी और टीक्यू जो है ना वो टेंजेंट है सर्कल पे, सेंटर ओ है और एंगल पीओक्यू 110 डिग्री है, तो एंगल पीटीक्यू निकालो। एंगल
पी टी क्यू निकालो। पी टी क्यू मतलब पी टी क्यू मतलब यही वाला, और हम समझ चुके हैं 170 होगा। हम इसको ऐसे कहेंगे, पहले तो हम ये लिख देंगे कि ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी, ठीक है ना, और ओ क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू टी। हालांकि ये क्वेश्चन आपको करके नहीं दिखाने, पर मैं सब करा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, अपने को पता होना चाहिए। नहीं एनसीईआरटी के अलावा आ गए तो अपने को पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये क्यों है बेटा, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू अ सर्कल, ये बात लिख देंगे। और इस हिसाब से हम कह देंगे कि ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा इस एंगल का, ओ क्यू टी। तो हम लिख देंगे कि ओ क्यू टी और ओ पी टी, है ना, ये दोनों क्या है, दोनों बराबर है 90 डिग्री, दोनों बराबर है, दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री है। अब मैं कहूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल मुझे नजर आ रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू या फिर ओ क्यू टी, ठीक है ना, इस तरीके से ओ क्यू टी पी, है ना, इस तरीके से इन ट्राइंगल ओ क्यू टी पी, ठीक है ना। अपना क्वाड्रिलेटरल है ओ क्यू टी पी, ठीक है ना, और इस क्वाड्रिलेटरल हम कहेंगे कि सम, ये चीज लिख देंगे हम, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना। बस चलो अब ये चीज लिख के हम पहले इन दोनों, ये चार एंगल, ये 1 2 3 और 4, है ना, ये सारे एंगल लिखेंगे हम। पहले एंगल तो हमें पता है ओ क्यू टी, ठीक है ना, प्लस ओ पी टी प्लस पी ओ क्यू, ठीक है ना, और प्लस लास्ट में पी टी क्यू। इन चारों एंगलों को हम जोड़ेंगे, क्या बनेगा 360, और दो तो हमें पता है 90 90 180 बन जाएंगे। पीओ क्यू हमारे पास 110 है ही, और हमें पीटी क्यू चाहिए बराबर में 360। तो पीटी क्यू यहीं रख देंगे, और इधर 360 है, ए माइनस में 290 बराबर 360 में से 290 गया 70 डिग्री। तो पीटी क्यू कितना हो गया बेटा, कोई दिक्कत, बस ये चीज हमें करके दिखानी थी इस क्वेश्चन में। इस तरीके से आपको आगे जाके पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, और आगे जाके एक आध क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो ध्यान रखना, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। टेंजेंट पी और पीबी है फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट। अब देखो ये वो उसी बात को बस आपको समझ रहे हो किस तरह। अब देखो थोड़ा सा ना आपको हिंट बताता हूँ, जब भी कभी लैंग्वेज में कंफ्यूजन तो मेजरली चांसेस होता है कि सेंटर को ओ से लिखता है, उसने लिख दिया पी और पीबी दोनों टेंजेंट है, और पीए और पीबी यानी कि पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होने वाला है, एक सर्कल हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा आपका पी, पीए और पीबी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये सेंटर से, अब देखो समझना, पीए एंड पीबी फ्रॉम पॉइंट पी, पीए और पीबी फ्रॉम पॉइंट पी विद सेंटर ओ, जहां पे सेंटर ओ है, और ये इंक्लाइन हो रखे हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब इंक्लाइन मतलब ऐसे एंगल ऊपर की तरफ बढ़ना, इंक्लाइन होना बढ़ना, इंक्लाइन ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि इनका एंगल इंक्लाइनेशन का 180 डिग्री। तो आपसे कहता है, अब जायज बात है, ये एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे O है, तो आपसे कह रहा है पी ओ ए, ये एंगल बताओ, है ना, ये एंगल बताओ, ये वाला एंगल। अच्छा ये बताओ, आप ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कंग्रेंट प्रूव करना सीख चुके हो, उस हिसाब से आपको पता है ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, और इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 80। तो आप कहोगे भैया ये 40 और ये 40, क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि दोनों कंग्रेंट हो सकते हैं। अच्छा ये कितना 90। अब इस ट्राइंगल को देखो, आप इस ट्राइंगल को इस तरीके से देख पा रहे हो, इसमें ये कितना है 40, ये कितना है 90, 90 और 40 कितना 130, और ये कितना हो जाएगा, समझ में आ गया ये तरीका, ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत है। देखो 80 को 40 क्यों बनाया समझ रहे हो, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर सकते हैं, कंग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कंग्रेंट प्रूव कर देंगे और इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों, जब ये दोनों कंग्रेंट होंगे तो हमें पता है ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे तो मैं लिखूंगा दोनों को जोड़ के 80 आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं, तो दोनों को मैं डबल करके लिख दूंगा, और दो उधर 80 जाके डिवाइड 40 और 40 काम करता हूँ। लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको पूरा, तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ये बेसिक है, ज्यादा एडवांस अपन क्या जाए इस पे, इसको ऐसे ही कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल उठा लेते हैं, इन ट्राइंगल इसका नाम है OAP और इसका नाम होगा OBP, OAP और OBP। सबसे पहले हम क्या क्या करके बताएंगे, देखो हम ये चीज बोलेंगे कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाली थ्योरम करके प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको क्या
थ्योरम जो टेंजेंट्स है वो बराबर दे रखे, तो टेंजेंट्स आपको बराबर नहीं दे रखे, तो अपन सबसे पहले कहेंगे ये वाली इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है और ये 90 डिग्री, तो सबसे पहले 90 डिग्री वाला आरएचएस लगाना है। तो इस 90 का नाम क्या होगा बेटा, इस तरफ होगा इसका नाम ओएपी, ठीक है ना, और ये इस तरफ बराबर होगा ओबीपी, ठीक है। उसके बाद राइट के सामने बिल्कुल हाइपोटेनस बताना होता है, राइट के सामने हाइपोटेनस बताओगे, दिशा कौन सा है, ओपी, ठीक है ना, ओपी, ये अपना हाइपोटेनस है, ठीक है ना, ये अपना राइट एंगल हो गया। अच्छा राइट एंगल क्यों है, तो सबको पता ही है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और दूसरा हाइपोटेनस क्यों है, क्योंकि कॉमन है भैया दोनों में, है ना, और तीसरी अदर साइड बतानी है, तो अदर साइड रेडियस वाली बताएंगे, क्या नाम है, इस तरफ नाम है ओए और इस तरफ नाम है ओबी, ये हो जाएगी अदर साइड, ठीक है ना, दोनों क्यों है रेडियस, तो हम कहेंगे बाय आरएचएस, ठीक है ना, ट्रायंगल ओएपी, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओबीपी के, ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान रखना। इसके बाद इतना काम हो जाएगा, इसके बाद आप ये कहोगे कि ये दोनों एंगल भी बराबर है, इसका नाम क्या होगा, एपीओ या ओ ए ओपीए, इसका नाम होगा ओपीओ ओपीए, और इसका नाम होगा ओपीबी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। ये दोनों क्यों बराबर हैं, बाय, सही बोल रहे हो, बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी, ये दोनों बराबर है क्योंकि अभी भी ट्रायंगल कंग्रेंट प्रूफ करा है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर है, और हमें पता है कि इन दोनों, ये दोनों बराबर है, और हमें पता है कि अगर हम इन्हीं दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ के हमें पता है 80 भी आएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ के, तो हम लिख देंगे कि ओपीए की जगह ओपीए लिख देते हैं, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल में काम करना है कि नीचे वाले में काम करना है, अभिषेक ऊपर वाले में नीचे वाले में काम करना है, ऊपर वाले में ना, आपको चाहिए क्या, आपको ये एंगल चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, पीओए चाहिए ना, तो पीओए कौन से में है, ऊपर में है ना भाई, तो हमें इसलिए ऊपर वाला चाहिए, यानी कि ओपीए चाहिए, ओपीए चाहिए, तो ओपीबी की जगह क्या लिख लो, ओपीए, और इधर भी क्या लिख लो, ओपीए, और दोनों को जोड़ के 80 आएगा, ओपीए और ओपीए कितने ओपीए, 2 ओपीए, और जोड़ के क्या आया 80 बटे में 2, आंसर हो गया बेटा 40, ठीक है ना, ओपीए की वैल्यू हो गई 40, ये 2 हटा देना यहाँ से, ओपीए अपने पास 40 आ गया। अब हम लिखेंगे इस ट्रायंगल की कहानी की, इस ट्रायंगल में तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा, इन ट्रायंगल ओएपी, तो हम इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ओएपी, कौन कौन से एंगल, पहला वाला एंगल ये है ना, क्या नाम है इसका, एंगल ओएपी, ठीक है ना, दूसरा वाला यही, क्या नाम है इसका, इस वाले का एपीओ या ओपीए, ओपीओ बार बार लिख रहे हैं इसको, ओपीए, ठीक है ना, और तीसरा जो हमें चाहिए कौन सा, पीओए, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, पीओए, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180, ठीक है ना, 180 क्यों, प्रॉपर्टी बताओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल में तीनों को जोड़ते हैं तो, ठीक है ना। अब आपको पता है ओएपी 90 डिग्री है, ओपी अभी अभी आपने 40 डिग्री निकाला, और आपको चाहिए पीओए जो कि 180 है, 90 और 40 130, बराबर में आपको पीओए चाहिए 180, 130 को उधर भेज दो, तो एंगल पीओए कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 130, तो आंसर विल बी 50 डिग्री, और यही आपको चाहिए था, ठीक है ना। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब आप पहले क्या करोगे बेटा, इसका सर्कल बनाओगे, ये आपका बन गया सर्कल, अब आप यहाँ पर एक रेडियस बना दो, मतलब डायमीटर बना दो, ये आप बना दिए डायमीटर, और डायमीटर क्या कह रहा है, एंड पे, वही डायमीटर का एंड बनाना है इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा भी इस तरीके से, ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं ये दोनों इस तरीके से, थोड़ा सा इसे ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना, ये जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं ये ड्रॉ हो रहे हैं पैरेलल, मतलब ये दो टेंजेंट्स, अब हमें पता है ये है अपना, ये अपने को प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। बेटा छोटी क्लास में आपके पास जब चीजें आपके पास पैरेलल होती थी तो आप अल्टरनेट एंगल ये सब लगाया करते थे, यहाँ अगर हम अल्टरनेट बोल दे तो हम ये कह देंगे कि लाइन पैरेलल है। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान सुनना है, सेंटर का नाम दे दिया जैसे ओ, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का ए और बी दे दिया, इसे दे दिया सी डी, और इसे दे दिया ई एफ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ओ ए जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, क्यों, ये जो ओ ए है ये वाला इस सी डी पे परपेंडिकुलर है, क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ये बात लिखनी है आपको, ऐसे आपको लिखना है कि ओ बी किस पे है, ठीक है, आप लिख दोगे भैया ओ बी जो है वो ई एफ पे है, ठीक, इसका मतलब जो एंगल ओ ए सी है इसको मैं कह सकता हूँ ये 90 डिग्री है, इस कंक्लूजन से मैं ये कह सकता हूँ
कि जो एंगल ओ ए सी है वो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत। अच्छा इस वाले को कहा है, अब इसको नहीं कह रहा, इसको कह रहा हूं। इसका मतलब ये भी कह सकता हूँ कि एंगल ओ बी एफ ये भी 90, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 तो वहां भी 90, मैं कह सकता हूँ कि एंगल ओ बी एफ जो है वो भी 90 है। तो कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूँ कि ओ ए सी और ओ बी एफ ये दोनों तो इक्वल हो गए, है ना। और आप देखो ध्यान से, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, उनके बीच में एक लाइन ऐसे जा रही है, और ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये कौन से एंगल नजर आ रहे हैं? अल्टरनेट एंगल। मैं कह रहा हूं कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। एंगल इक्वल है मतलब लाइन पैरेलल। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि एंगल तो बराबर है, तो मैं कहूंगा कि इसके बाद मैं लिखूंगा बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। ये मैं लिखूंगा कि बोथ आर, दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि दोनों अल्टरनेट है, इसका मतलब ये दोनों लाइन, जो लाइन है बोथ आर अल्टरनेट एंगल, सो ये जो एंगल है अपनी साइड जो है वो सी डी, वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। खत्म, यही तो प्रूफ करना था। और क्वेश्चन में गिवन में लिख देना कि अपना जो सी डी है और ई एफ है वो दोनों टेंजेंट थे। ये क्वेश्चन में लिख देना कि ये हमने माना है टेंजेंट है। बस बेटा खत्म क्वेश्चन। मेरे भाइयों हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सर्कल चैप्टर का, जहाँ पे हमें कहा गया है कि प्रूव करो कि जो भी परपेंडिकुलर है एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो टेंजेंट होगा, मतलब टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये बात हमें लिख दी, इसका पूरा मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। कहता है सबसे पहले तो कि प्रूव करो, क्या प्रूव करो, जो परपेंडिकुलर है, ठीक है परपेंडिकुलर कहीं होगा, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में पता है 90 डिग्री बनाता है, जो परपेंडिकुलर है वो किस पे परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे ये है, कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल पे ये ऐसे टेंजेंट है, और टेंजेंट जब सर्कल का पॉइंट छूता है वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है, वहां से परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है। तो मैंने एक टेंजेंट बनाया, एक सर्कल बनाया, टेंजेंट और सर्कल का भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। इसको प्रूव क्या करना है, कह रहा है इसको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर वाली, ये वाली लाइन, ये सेंटर को टच करके जाती हो, ये मुझे प्रूव करना है। ये सेंटर को टच करके जाती हो, ये मुझे प्रूव करना है। आप कहोगे भैया तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन मैं भाई अब इसको प्रूव करना है, ये बात हमें पता तो है कि ये सेंटर से होती हुई जाती है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे वो समझना है। तो यानी कि कुल मिला के हमें ये समझना है कि ये सेंटर से कैसे जाएगी, प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हम इसको ऐसा कहेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से होती हुई जा रही है। तो हम यहाँ पर अपने मन मर्जी से एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे, और वो कहेंगे हम कि ये है वो परपेंडिकुलर लाइन जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है कि वो सेंटर से जा रही है, तो अब अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चन ने हमें ये कहा है कि शायद ये अभी सेंटर से जा रही है नहीं जा रही ये तो नहीं पता, लेकिन ये सेंटर से जानी चाहिए, ये आप प्रूव करके दो। तो हम पहले अज्यूम करेंगे, हम कहेंगे कि लेट एक काम करते हैं, जो परपेंडिकुलर है, जो क्या है परपेंडिकुलर है, एक सेकेंड, जो परपेंडिकुलर है, पेन चेंज कर लेते हैं एक मिनट, जो परपेंडिकुलर है हमारा वो किस पे है हमें पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो परपेंडिकुलर जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हमारा परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो डज नॉट, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, डज नॉट पास थ्रू सेंटर। क्योंकि जो चीज हमें प्रूव करनी है वो हम अभी कह रहे हैं कि अभी हम ये मान लेते हैं कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास नहीं कर रहा। लेट अज्यूम है ना, ये लिख देना, लेट अज्यूम कि जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर, यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो निकल रहा है, ये हमें पता है ये सेंटर है, दिस इज सेंटर ओ, और इसको नाम दे देते हैं ओ पी, और ये यहाँ से यहाँ तक टी है ना। तो ये ओ पी जो है ना पी टी के परपेंडिकुलर, ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये है कि जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये सेंटर से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये वाला होगा, ये नहीं जा रहा सेंटर से, इसको नाम दे देते हैं ओपी है ना, तो इसको क्यू दे देते हैं, ठीक है ऐसे क्यूपी। तो इसका मतलब जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है ये क्यूपी है एक तरीके से, ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं।
लेकिन आपको एक बात पता है, ये आपका फॉर एग्जांपल आपने सेंटर बना रखा है इस क्वेश्चन में, ये आपने सेंटर बना रखा है इस क्वेश्चन में, और ये 90 डिग्री की लाइन जा रही है टेंजेंट पे। 90 छोड़ो, आपको पता है सर्कल का सेंटर है और यहाँ से सर्कल की बाउंड्री तक ये लाइन जा रही है, तो आपको पता है ये रेडियस है, तो आप कहोगे ये तो हमें पता है ओपी इज रेडियस। हमने जो बनाई है ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने बनाया है वो क्यूपी बनाया है, और हमने ये दिखाया है कि क्यूपी परपेंडिकुलर है पीटी पे। हमने ये बनाया है कि क्यूपी परपेंडिकुलर है पीटी पे, ये हमारा क्वेश्चन अभी कहता है, हमने जो बाना है। लेकिन हमने ये कहा है कि क्यूपी सेंटर से नहीं जा रहा, सेंटर पॉइंट है ओ, तो हम कह रहे हैं कि ओ इज सेंटर, ओ इज अ सेंटर, एक तरीके से ओ सेंटर है, तो ओपी इज रेडियस। और हमें पता है जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, है ना। हमें ये बात पता है, रेडियस क्या है हमारा ओपी, ओपी परपेंडिकुलर किस पे होता है, पीटी पे, ये बात तो हमें पता है। अच्छा एक चीज खुद सोचो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने माना था कि क्यूपी पीटी पे परपेंडिकुलर है, और यहां से निकल के आ रहा ओपी भी पीटी पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कंक्लूजन इन दोनों पॉइंट से, ये जो पहले आपने अज्यूम करा और दूसरा जो आपको पता है, जो आपकी थ्योरम आपने सबसे पहले सीखी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है ये रेडियस है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है अगर रेडियस है तो इसका मतलब कि जो पॉइंट क्यूपी है और जो पॉइंट एपी है, ओपी सॉरी, ये दोनों ही परपेंडिकुलर है पीटी पे। इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं जो पॉइंट है वो कोइंसाइड होंगे। क्या होंगे दोनों पॉइंट, कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक होंगे, तभी तो दोनों 90 डिग्री बनेंगे। भाई एक कह रहा है भाई मैं 90 डिग्री हूं, दूसरा कह रहा है भैया मैं भी 90 डिग्री हूं, है, तो दोनों ही परपेंडिकुलर जो है जब तो कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे पे, तो इसका मतलब ओपी एंड ओपी एंड क्यूपी दोनों परपेंडिकुलर है पीटी पे। सो जो क्यूपी है और ओपी है वो दोनों ही क्या करते होंगे, मस्ट कोइंसाइड, है, एक दूसरे के ऊपर आते होंगे, कोइंसाइड करते होंगे एक दूसरे को। ये पूरी स्टेटमेंट देखो यहाँ तक, अब तक जितना भी मैंने कराया, ये रही पूरी स्टेटमेंट, इसको लिख लो अच्छे से। और इसके बाद मेरे भाइयों इसका मतलब हुआ क्या, आपको पता है ऑन अ लाइन, एक लाइन पर, या फिर ऑन अ लाइन, या फिर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, या फिर सब छोड़ो ना, आप इतना ही कहो ना कि एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली वन लाइन इज परपेंडिकुलर। भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही तो लाइन परपेंडिकुलर जाती है, ये आपका सर्कल था, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से एक ही लाइन तो इधर नहीं बात कर रहा मैं, इधर इधर तो एक ही लाइन जाएगी परपेंडिकुलर, है कि नहीं। सो प्रूव्ड हो चुका है, इट इज प्रूव्ड, खत्म बात, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्वेश्चन की समरी क्या रही, क्वेश्चन की समरी ये रही, उसने बोला ये हमारा सर्कल है, ये अपना टेंजेंट है, उसने बोला कि यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर तो है लेकिन वो सेंटर से होती हुई जा रही है, प्रूव करो। तो हमने क्या करा कि हमने कहा कि हम ऐसा प्रूव करते हैं कि वो सेंटर से होती हुई नहीं जा रही लेकिन 90 तो है। फिर हमने कहा रेडियस, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक लाइन रेडियस कहलाती है और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो पहले हमने अज्यूम करा कि कोई अदर लाइन है, कोई दूसरी लाइन है, लेकिन वो सेंटर से नहीं होती हुई जा रही। लेकिन फिर हमने कहा कि हमें पता है ये एक सेंटर है, सेंटर से रेडियस होता है और वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमने कहा ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो सेम ही पॉइंट होता है, इसका मतलब वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं जो हम अलग बता रहे हैं वो सेम ही है। और इसका मतलब ये है कि हमने जो कहा वो सेंटर से होती हुई नहीं जा रही, वो सेंटर से ही होती हुई जा रही है, और हमारा यहाँ पे कंक्लूजन आ जाता है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है मेरे भाई, बस खत्म, और कुछ भी नहीं था मेरे भाइयों। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे, है ना। चलो अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठे से करते हैं आगे, पांचवा बाद में कर लेंगे। 6th पे आ जाओ, ध्यान सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है कि जो लेंथ है ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कुल मिला के आपको इतना समझ में आ गया कि रेडियस निकालना है सर्कल का। तो हमें निकालना है बेटा, ये हमारा सर्कल है, इसका हमें रेडियस निकालना है। मान लो इस तरीके से रेडियस होगा, ये अपने को चाहिए। अब आपसे क्या बोल रहा है
कह रहा है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ है एक पॉइंट से 5 सेंटीमीटर है। तो एक पॉइंट है, मान लो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ है ना, मान लो इतने, इस तरीके से जो लेंथ है एक पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट ए ही बोला है, फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट से ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है। पूरी लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज इसलिए ना कंफ्यूजिंग होती है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे लैंग्वेज तो ध्यान सुनना क्या कह रहा है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, मतलब इस पॉइंट का सेंटर से दूरी बता रहा है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बात इसकी कर रहा है, कह रहा है इसकी जो लेंथ है टेंजेंट की एक पॉइंट से, इसकी बात ही नहीं करी बाद में, इसको छोड़ दिया। इसकी बात करते करते पता है क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी जो लेंथ है टेंजेंट की एक पॉइंट से, जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी रखता है, जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी रखता है, उसकी 4 सेंटीमीटर दूरी है, यानी कि इसकी बात लास्ट में करिए। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो कैसे पढ़ोगे, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर, वो बीच की जो लाइन है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, वो सेंटर ऑफ सर्कल जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसको बीच में ला दिया और आपसे कह रहा है ये निकालो। अब आपको पता है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा यही है 5 4, तो ये क्या होने वाला है 3 होने वाला है, ठीक है ना। पाइथागोरस लगाएंगे, बस हम लिख देंगे, सबसे पहले नाम दे देते हैं, जैसे इस पॉइंट को ए दे दिया, इसको हम नाम दे देते हैं बी, तो हम लिख देंगे कि ओ बी इज अ टेंजेंट है ना, मतलब सॉरी ओ बी जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ठीक है ना। ओ बी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, जिसका मतलब ये है कि ये जो है इट मींस, इसका मतलब ये है, अच्छा ये क्यों है बता देना, कि रेडियस जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है टू टेंजेंट के, है ना, ये बात आपको लिख देनी है। इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इट मींस दैट ट्राइंगल ओ बी ए इज राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम लिख देंगे कि फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर हम ये कह देंगे कि कौन सा ट्राइंगल, ये अपना हाइपोटेन्यूज है, हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर हम वहां पे कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओ ए का स्क्वायर, ठीक है ना, और बेस बेस मान लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब रेडियस हमें चाहिए, दैट इज ओ बी का स्क्वायर, ये हमें चाहिए। ओ ए का स्क्वायर बेटा 5 का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर मतलब हमारे पास 4 का स्क्वायर है, और ओ बी का स्क्वायर मतलब ओ बी हमें चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर में इधर 16 है, प्लस में इधर ओ बी का स्क्वायर है, 25 में से उधर जाएगा 16, घटाई घटाई हो जाएगा इसका, है ना, घटाई मतलब माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ओ बी स्क्वायर इक्वल किस तरफ जाएगा, रूट ओवर। आपको पता है रूट की कितनी वैल्यूज आती है, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, रिजेक्ट हो जाएगी, लेंथ नेगेटिव नहीं थी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर अपना ओबी हो गया, बस इसमें इतना ही करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। कहता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कल के अंदर सर्कल, है ना, मतलब पहले ये छोटा, फिर हम इसी पे बड़ा सर्कल बना देते हैं, और फिर ये हमारा सेंटर है। छोटा जो है ना वो कितना है 3 सेंटीमीटर, और जो बड़ा है तो इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको दे देते हैं ए। और जायज बात है, बड़े का कॉर्ड आपको कह रहा है कि छोटे वाले को ना ऐसे छू के जा रहा है, ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है ना, यही तो होगा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, एक सर्कल का एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री का एक पॉइंट, कॉर्ड ही होता है। तो ये कॉर्ड हो गया, इसको नाम दे देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बी और सी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है कि हमें ये कॉर्ड का लेंथ चाहिए। अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ ध्यान से एक ट्राइंगल को देखना चाहें तो हम ट्राइंगल देख पा रहे हैं, हमें पता है ये हमारा रेडियस परपेंडिकुलर होता है, एक तरीके से टेंजेंट ही तो है क्योंकि टच करके जा रहा है। तो हम ये कह देंगे कि हमें पता है BC इज अ कॉर्ड, लिख देंगे कि BC इज अ कॉर्ड ऑफ किसका, बड़े सर्कल का। BC एक कॉर्ड है बड़े सर्कल का, है ना। तो हम इसके बाद यही कह देंगे, इट इट मींस एंड इसके बाद लिखेंगे इट टचेस, और ये छू रहा है, इट टचेस द स्मॉलर सर्कल, है ना, स्मॉलर सर्कल को। सो वी कैन से दैट, इसके बाद हम कहेंगे सो वी कैन से दैट कि क्या, जो BC है इज अ टेंजेंट, BC इज अ टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना।
और यहीं से फिर हम कहेंगे सो वी कैन से दैट कि जो OA है वो परपेंडिकुलर है BC के। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन की, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट, और ये हम थर्ड स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि एंगल OAB इज 90 डिग्री, है ना। और ये परपेंडिकुलर क्यों है, ये हम लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भाषा लिख देंगे हम। इसके बाद हम कहेंगे कि हम फिर यहाँ देख पा रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है OAB, सो हम कहेंगे सो ट्राइंगल OAB इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। और ये हमारा ट्राइंगल OAB है। तो हम फिर लिखेंगे कि फिर हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है ना। तो पाइथागोरस हम यूज करेंगे, ठीक है ना। और हम कहेंगे कि OB अपना h² इज इक्वल टू B² प्लस P², ये चीज हम कह देंगे, ठीक है ना। और OB² वैसे हमें चाहिए क्या बेटा, हमें ध्यान रखना हमें ये बेस चाहिए वैसे। अच्छा एक सेकंड, ठीक है 3 है। अच्छा देखो एक और चीज समझो, हम कहेंगे कि जो हाइपोटेनस है h वो एक तरीके से यहाँ से लेके बाहर तक जा रही है, इसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि ये एक तरीके से बड़े सर्कल का रेडियस है ना। तो हम ये कहेंगे कि h जो है एक तरीके से 5 है, ठीक है ना। और B² बेस हमें एक तरीके से चाहिए AB का स्क्वायर, है ना। और हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 3 का स्क्वायर है ना। तो 25 होता है और 3 का स्क्वायर उधर जाएगा तो -9 बराबर में AB², है ना। तो AB² इज इक्वल टू 16 के बराबर, और AB का जो स्क्वायर है रूट के उस तरफ जाएगा तो उससे AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, ±4 आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव मानेंगे। अब AB हमारा पास आ चुका है 4, है ना। सो हम कह देंगे कि वी हैव AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आप ये चीज कह सकते हो, इसके बाद आप दो चीज कर सकते हो। एक तो ये कह सकते हो आप कि जब भी कभी एक सर्कल होता है या कोई भी एक बड़ा सर्कल होता है, और एक बड़े सर्कल के नजर से सेंटर से एक लाइन कभी भी ड्रॉ की जाती है और सामने कभी भी कॉर्ड आ जाए, तो ये हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी जो मैं ये कहती थी कि जब भी कभी सेंटर से एक लाइन निकल रही हो, ठीक है ना, और वो लाइन स्ट्रेट होती हुई कॉर्ड को कभी भी तोड़ के जाए, तो इसका मतलब वो बराबर हिस्से में तोड़ के जा रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज वो 90 डिग्री पे तोड़ के जा रही है। ये दो प्रॉपर्टी 9th की होती है जो आगे के किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकती है, और जरूर एक ना एक बार काम आएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी खास करके। लेकिन इसके अलावा मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें लगा सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, जो मैं क्या चीज लिखूंगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप चाहो तो ये दो प्रॉपर्टी याद रखना। पहली वाली आप क्या याद रखना कि जब भी एक सर्कल है और उस सर्कल से सेंटर से एक लाइन निकल रही है और वो कल को कॉर्ड को इंटरसेक्ट करे तो इट बाइसेक्ट द कॉर्ड इक्वली एट 90 डिग्री, ये बात आपको लिखनी है, ये आपको याद हो जाएगा। यानी कि जब भी इसको किसी भी कॉर्ड, चाहे वो कॉर्ड यहाँ हो चाहे वो कॉर्ड कहीं पर भी हो, तो वो इक्वली उसको बाइसेक्ट करेगी, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, ये चीज मैटर करनी चाहिए, अगर वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट मतलब 90 डिग्री पे काट रही है तो इक्वली काटेगी, और अगर वो इक्वली काट रही है तो वो 90 डिग्री पे काटेगी। दो चीज प्रूव होगी, मतलब अगर वो 90 डिग्री पे काट रही है तो इक्वल बाइसेक्ट कर देगी, और अगर वो बाइसेक्ट करती हुई जा रही है तो 90 डिग्री पे करेगी। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी में इसमें क्या बोल सकता हूं, क्योंकि देखो मेरे पास ये आ गया, 4, अब मुझे ये भी तो चाहिए, अब मुझे पता है कि ये भी क्या ही होने वाला है 4, क्योंकि सेम इसमें भी यही मैं ट्राइंगल लगा सकता हूं। तो इसके लिए मैं पता है क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा, ध्यान सुनना, सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल OAC द वैल्यू ऑफ, क्या है ये भी AC रखा था ना इसको अपन ने, द वैल्यू ऑफ AC ये चाहिए ना हमें। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल AC इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। मैं कुछ सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिमिलरली पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जो इतनी मेहनत कर चुका हूं ना, यही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि भैया जैसे मैंने इस ट्राइंगल में मेहनत करी है, सिमिलरली सेम एग्जैक्ट यही मेहनत करने पे मेरे AC की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर मैं कहूंगा कि मुझे चाहिए था BC, है ना, BC लेंथ का कॉर्ड का वैल्यू चाहिए था, जो कि किसके बराबर है, AB प्लस AC, है ना, AB प्लस AC के बराबर था, और AB 4 है, AC 4 है, तो इससे मेरा आंसर 8 आ जाएगा। ये वाली मैं आपको सिमिलरली करके बता, अदरवाइज आप चाहो तो आप ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि यहाँ पर ये लिख सकते हो कि द लाइन इंटरसेक्ट फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड इक्वली, सो द वैल्यू ऑफ बोथ विल बी इक्वल,
तो दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, ये चीज भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको कहूंगा सिमिलर लिख देगा, ये ज्यादा सा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 8। बेटा ध्यान से देखो, अपने को फिगर दे रखी है क्वेश्चन नंबर 8 की ना, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो 2 मिनट इस फिगर को बनाते हैं पहले। जो अपने पास क्वेश्चन है वो है ए, ठीक है, बी, सी और डी, और ये है पी, क्यू, आर, एस। अपने को बोलता है कि भैया बस प्रूफ कर दो, मतलब डायरेक्ट कुछ खत्म करा और बोला ए बी प्लस सी डी बराबर में ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ कर दो। जो भी प्रूफ करना है उसको मैं एक बार डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या प्रूफ करना है ध्यान समझना, ए बी प्लस सी डी को बराबर प्रूफ करना है ए डी प्लस बी सी, है ना। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। अगर हम ए बी देखेंगे तो ये है, और सी डी देखेंगे तो ये है, और ए डी देखेंगे तो ये साइड है, और बी सी देखेंगे तो ये साइड है। इसी से जब भी आपके पेपर में आए तो हो सकता है आपको एक ये क्वेश्चन, जिसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो इसमें वैसे थ्योरम 10.2 लगने वाली है, जहां पर हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रहे हैं, और हमें पता है दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर। तो हम यहीं से काम आसान करेंगे हमारा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कि ये एक टेंजेंट है, ठीक है ना, और ये दोनों टेंजेंट बराबर है, हमें पता है ये दोनों टेंजेंट बराबर है, हमें पता है ये दोनों बराबर होने वाले, ये दोनों। तो हमारे ऊपर मैटर करता है कि हम किसको साथ में रख रहे हैं, किसको दूर रख रहे हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एपी वाला है और दूसरी तरफ यहाँ पे ये दोनों बनेंगे, तो मेरे को पता है एपी और एएस बराबर आने वाले हैं। पहले मैं कहूंगा, पहले मैं थ्योरम लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है ना। क्या कहते हैं, टू टेंजेंट, ठीक है ना, फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है आर इक्वल, है ना। कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से जो पॉइंट्स, मतलब जो दो टेंजेंट निकलते हैं वो बराबर है। इसके हिसाब से अगर मैं मान लो एपी एस को बराबर रख रहा हूं, तो मैटर करता है मैं किसको किसके साइड बराबर रख रहा हूं। मैं एपी को अगर बराबर रख रहा हूं तो मुझे पता है ये एबी साइड वाला है, तो लेफ्ट साइड रखूंगा, तो मैं लिखता हूं कि एपी बराबर है इस हिसाब से एएस। अब मैं इस दोनों पे आ रहा हूं, इस दोनों में पीबी को पीक्यू के बीक्यू के बराबर बताऊंगा, तो पीबी को मैं इस तरफ लिखूंगा लेफ्ट साइड, ठीक है ना, पीबी को यहां लिख दिया और बीक्यू को उस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं आता हूं इन दोनों पे। अब समझो ए बी और सी डी लेफ्ट साइड है, तो सी डी वाला यानी कि ये दोनों टेंजेंट आपको लेफ्ट साइड पे रखने हैं, तो यानी कि आप डी आर और डी एस को बताओगे तो डी आर लेफ्ट साइड पे रखना, क्योंकि सी डी रिलेट करेगा, तो डी आर को किसके बराबर, डी एस के बराबर। अब ऐसे इस पे आते हैं, तो इस वाले को लेफ्ट साइड रखना और इस वाले को राइट। सी आर को किसके बराबर, सी क्यू के। ये बस इतनी थ्योरम लगा दी। उसके बाद आपको पता है ए बी पी बी मिलके क्या बनेगा, यहाँ लिख देना कि ए पी प्लस पी बी, ठीक है ना, और प्लस में सी आर प्लस डी आर, ठीक है ना, और इस तरफ राइट में बराबर ए एस प्लस डी एस या एस डी, ठीक है ना, और बी क्यू और सी क्यू, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज है ना, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ये दोनों जुड़ के बन जाएगा ए बी, ये दोनों जुड़ के बन जाएगा सी डी, ये दोनों जुड़ के बन जाएगा ए डी, और ये दोनों जुड़ के बन जाएगा, बस ये हमें प्रूफ करना था, खत्म, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा आपको कहता है इस क्वेश्चन में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट है, हमें दिख ही रहा है। फिर आपसे कहता है इनका जो है ना, मतलब ये सेंटर है ओ, ठीक है ना, फिर एक और टेंजेंट है ए बी, यहाँ पे देखो एक और टेंजेंट बना हुआ है ए बी, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे एक्स और वाई के लिए बता रहा है आपको, ए पे है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है। बस आपको कुछ नहीं, इसके बाद कुल मिला के पूरा चित्र को समझाया गया है उस भाषा में, और लास्ट में आपको कहा गया है कि ए ओ बी 90 डिग्री है, प्रूफ कर दो, यानी कि ये हिस्सा 90 डिग्री आ जाए, ये प्रूफ कर दो। बेटा ध्यान समझना, ठीक है ना, हमें ये सेक्शन को 90 डिग्री प्रूव करना है। आप मेरी बात ध्यान समझो, आपको ये दो टेंजेंट दे रखे हैं पैरेलल, एक ये टेंजेंट दे रखा है, ठीक है ना। इसको कैसे प्रूव करेंगे, बड़े ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है ना। आप पहले इस पूरे एंगल को देखो, ये 180 है, ठीक है ना, बस यहाँ से काम होगा। जब भी आपको कभी पेपर में क्वेश्चन दिखाई दे, इसको ऐसे ही करना है कि ये पूरा 180 बनाएंगे और फिर अपना आगे चलेंगे। आगे क्यों चलेंगे, उसके लिए आपको चीजें ध्यान समझनी है, ठीक है ना। और आपको दो चीज करनी है, एक तो पूरा ये, और एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर, कि इस ओसी को इसके क्या कहते हैं परपेंडिकुलर इस तरीके से दिखाना है, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, सबसे पहले
बेटा देखो ये AOB 90 डिग्री चाहिए और इन 4 एंगल से काम होगा, ध्यान रखना। और कुल मिला के कुछ नहीं होगा, ये आपको पता है ये पूरा 180 होता है, ठीक है ना। होगा कुछ नहीं, ये दोनों आपके पास बराबर आ जाएंगे कहीं ना कहीं, और ये दोनों आपके पास बराबर आ जाएंगे। फिर आप कहोगे इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के 180 है, डबल ऑफ ये चीजें हो जाएंगी। मतलब कुल मिला के आपको ये फोकस करना है इस क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल इसके बराबर आने वाला है, ये वाला एंगल इसके बराबर आने वाला है, ताकि हम इसकी जगह यही लिखें और इसकी जगह यही लिखें और डबल करके लिखें 180 के बराबर, ताकि 2 से 180 कट जाए, 90 आ जाए। नहीं समझ में आएगा करके करेंगे अभी, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान समझो, आपके पास ये 4 एंगल है, आपको कहीं ना कहीं इन 4 एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। आप मुझे बता सकते हो कैसे निकालोगे इन चारों एंगल्स की वैल्यू? थोड़ा बहुत कोई हिंट दे, कोई मुझे बताए। इस एंगल्स की, इस एंगल्स की, इन एंगल्स की और इन एंगल, ये 4 एंगल है, इन चारों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूँ, ध्यान रखो। अगर आप ध्यान से देखना चाहो, आप कह सकते हो ये 90 डिग्री है, आप कह सकते हो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ऐसे समझ लो। अब आपके पास कोई हिंट दे, अगर आप स्क्वायर लेके हिंट लेना चाहो तो स्क्वायर लेके हिंट ले सकते हो, नहीं तो आप बताओ। थोड़ा सा आप लोग भी सोचो ना, हर क्वेश्चनों में थोड़ा ना ऐसे चलेगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यहाँ से ये 90 आ रहा है, ये 90 आ रहा है, ये 90 आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा 90 है ही, ठीक है ना। बताओ, ट्राइंगल्स चाहो ट्राइंगल देख सकते हो। दो ट्राइंगल्स को अगर आपको कंग्रेंट प्रूव करना लग रहा है तो कंग्रेंट प्रूव करके, या किसी और तरीके से ऐसे कुछ हो सके तो। बेटा देखो ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, अगर हम इसको इसके कंग्रेंट प्रूव कर दें, है ना, ध्यान से देखो, इसको देखो ऐसे है और इसको देखो ऐसे, ये दोनों 90 है ना, वैसे ये भी कॉमन है और अदर साइड एक रेडियस है दोनों में, तो हो तो गए प्रूफ, है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो दोनों रेडियस है, ठीक है ना। इसको चाहो तो कॉमन भी कह सकते हो, और इसको 90 पर आप फिर भी मैं कहूंगा RHS वाली लगा देना। 90 है 90 के सामने, 90 है 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये अदर अदर साइड है, RHS लग जाएगा। RHS लग के आप ये कहोगे कि CPCT से भैया ये दोनों एंगल बराबर है, और फिर सिमिलरली वर्ड यूज करके ये कह देना कि ये एंगल ही बराबर है। इसके अलग से शो मत करना, बस इसके लिए ये दिखा देना। तो आप पहले लिखना इन ट्राइंगल, कौन सा, एक ट्राइंगल है AOP, है ना, इन ट्राइंगल AOP, और दूसरा ट्राइंगल है AOC, ठीक है ना, एंड ट्राइंगल AOC। 2 ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल में हम सबसे पहले राइट एंगल कहेंगे, तो राइट एंगल दोनों एंगल P एंगल C आप चाहो तो लिख सकते हो, पहले उसका नाम लिख के करेंगे APO। तो हम कहेंगे एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ACO, है ना। APO ACO के बराबर है, क्यों, 90 डिग्री है, राइट एंगल। दूसरा हाइपोटेनस, फिर कहेंगे OA किसके बराबर है, OA, ठीक है ना, ये हम कहेंगे हाइपोटेनस है, क्यों, क्योंकि कॉमन है। तीसरा अदर साइड, इसमें है OP, इसमें है OP, तो इसमें है बेटा OC, क्यों, दोनों बराबर है। पहले कहना कि रेडियस है दोनों, खत्म बात। और तीसरा RHS, तो हम कहेंगे कि यूजिंग RHS, ठीक है ना, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट आ चुका है ट्राइंगल AOC के, ठीक है ना। और इस हिसाब से हम इस एंगल का नाम ले तो एंगल POA, और इस एंगल का नाम ले तो एंगल COA। तो हम कहेंगे एंगल POA बराबर है एंगल COA के, और दोनों क्यों एक दूसरे के बराबर है बेटा, दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि बाय CPCT, ठीक है ना। और फिर इसके बाद कहना सेम यही चीज, सिमिलरली इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है बेटा, BOQ और BOC। सिमिलरली ट्राइंगल बोलना, ट्राइंगल BOQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COQ, है ना। BOQ COQ के बराबर था, सॉरी, हाँ, BOQ BOC के, सॉरी, BOQ BOC के, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर ये 2 एंगल बराबर बता देना, इसका नाम क्या होगा, एंगल BOQ और BOC, यही ना, एंगल का नाम भी यही होगा। तो क्या कहना, एंगल BOQ बराबर है एंगल BOC के, और क्यों बराबर है, बाय CPCT। अब आपको पता है ये चारों एंगलों को हम जोड़े भी तो इन चारों को 180 आएगा। यहाँ लिख देते हैं कि एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल BOQ, ठीक है ना, ठीक है ना, और प्लस एंगल BOC। आप चाहो तो इनका नाम 1 2 3 4 करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन चारों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये डायमीटर था, एक स्ट्रेट लाइन थी, और स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 180 बनता ही है। फिर आपको पता है POA और COA बराबर। अच्छा, चाहिए आपको कौन से, ये दोनों एंगल चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, ये दोनों। तो एक तरीके से आपको COA चाहिए और BOC चाहिए, तो COA चाहिए और BOC चाहिए, तो POA को हटा दो, POA की जगह क्या लिख दो, एंगल COA। और फिर इधर भी एंगल COA है, और BOQ और BOC है, तो इस BOQ की जगह क्या लिख दो, एंगल BOC। और इधर भी क्या होगा बेटा, प्लस में एंगल BOC बराबर में 180।
सीओए सीओए कितने सीओए, 2 सीओए, और बीओसी कितने बीओसी, 2 बीओसी, ठीक है ना, बराबर में 180। दोनों में किसका पहाड़ा कॉमन आ जाएगा, 2 का पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा कॉमन आएगा तो क्या होगा, सीओए प्लस एंगल बीओसी, ठीक है ना, बराबर में 180, और 2 को उधर भेजेंगे 90 हो जाएगा, और ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो एक तरीके से इस एंगल का पूरा नाम बनेगा एओबी, है ना। एक तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल बनेगा एओबी, जो कि 90 डिग्री आ जाएगा। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहा गया, बड़े ध्यान से समझना। कहता है भैया प्रूव करो, ठीक है ना, क्या प्रूव करें, प्रूव करो द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to an angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। पहले तो पूरी लैंग्वेज पढ़ते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ठीक है ना, दो टेंजेंट के बीच में एंगल, ठीक है ना। अब दो टेंजेंट कहाँ से बन रहे हैं वो भी समझना चाहिए। ये हमारा सर्कल है, और ये एक्चुअल में ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं मैं, ठीक है, बट समझा रहा हूं मैं आपको। ये हमारा सर्कल है, और प्रूव करना है कि जो एंगल होगा दो टेंजेंट के बीच में, भाई दो टेंजेंट एक ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन जो दोनों टेंजेंट बने हैं वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बने हैं सर्कल पे। तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, जब भी कभी एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, और यहाँ से एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये दोनों मेरे टेंजेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट को P मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा सेंटर होता है, हमें पता है O है। तो यहाँ से अब आपको बोल रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, एंगल किसके बीच में, एंगल किसके बीच में ये नहीं बताया अभी तक। आपको बोला एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट जा रहे हैं, ठीक है ना, और वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए, एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए किस किस के बीच में, टू द एंगल। देखो एक तो बिटवीन दो टेंजेंट के बीच का एंगल कौन सा हुआ, दो टेंजेंट के बीच का एंगल ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ये एंगल, और दूसरा एंगल, मतलब एक एंगल आपको बता दिया उसने, कह रहा प्रूव करो कि जो एंगल है बिटवीन टेंजेंट, टेंजेंट ये रहा एक, ये वाला एंगल, और दूसरा क्या बोला, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। मतलब कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमने कहा हाँ, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करेगी, हमने कहा अच्छा यहाँ से तो यहाँ ज्वाइन करेगी, यहाँ से ये ज्वाइन करेगी, कह रहा है उनके बीच में जो लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल सबटेंड किया जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल, इसका और इस एंगल का, दोनों के बीच का एंगल आपको क्या दिखाना है, सप्लीमेंट्री। मतलब ये दोनों एंगलों को आपको सप्लीमेंट्री, मतलब इसको अकेले नहीं, इन दोनों को मिला के आपको सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री प्रूव करना है। अब आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा समझो, देखो प्रूव दैट द एंगल, देखो मैं पढ़ रहा हूँ और फिर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल ये रहा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट यही है, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ गया, एक टेंजेंट यहाँ गया, तो एक एक्सटर्नल एंगल ये हो गया, एंड वो एंगल जो होंगे ना वो सप्लीमेंट्री होंगे, लेकिन दूसरे एंगल की बात नहीं की, कह रहा है एंड दूसरा एंगल जो है ना वो सबटेंड कर रहा है, सबटेंड मतलब निकल रहा है किस लाइन सेगमेंट से, कह रहा है इस लाइन सेगमेंट से जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर की तरफ, यानी कि ये लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर जा रही है, ये लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर जा रही है, तो उन दोनों लाइन सेगमेंट से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो ये है, तो ये और ये एंगल आपको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है बेटा। अब आपको पता है इसको आप ओ कह लो, इसको फॉर एग्जांपल ए कह लो, इसको आप बी कह लो, आप कहोगे भैया ओ बी परपेंडिकुलर है बीपी पे, बिल्कुल सही बात है, मैं कह रहा हूँ ओ ए परपेंडिकुलर है एपी पे, क्यों, क्योंकि आप कहोगे बिकॉज ओ बी इज अ रेडियस, ठीक है ना, और ओ ए इज ऑल्सो रेडियस, दोनों रेडियस है, और आपको पता है रेडियस परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे, तो ये बात आपको लिखनी है, आपकी थ्योरम में पढ़ा आपने। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो, तो आप कहोगे कि एंगल ओ बी पी 90 डिग्री है, ओ बी पी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और सेम ऐसे ही ओ ए पी आपका 90 डिग्री है, ओ ए पी ये भी आपका 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल आपके क्या है, आप कहोगे भैया दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब आपको पता है ये फिगर देखो ध्यान से, ये चार लाइनों से जो फिगर बनी है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ये चार लाइनों से जो फिगर बनी हुई है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें जो होती है ना उनके जितने भी बीच में चार एंगल है, देखो चार, एक दो तीन चार, इन चारों को जोड़ के 360 बनता है, क्वाड्रिलेटरल है। तो आप लिखोगे ये एंगल क्या है, इस एंगल का नाम है एओबी,
ठीक है ना। आपको पता है AOB जमा ये वाला OBP, ठीक है ना, फिर उसमें जमा ये वाला यानी कि BPA, ठीक है ना, BPA, फिर उसमें जमा ये वाला यानी कि PAO या फिर OAP। इन सबको जोड़ के 360 डिग्री बनता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 का सम होता है। अब आपको OAB ये चाहिए और BPA ये चाहिए, ये दोनों आपके पास 90-90 है, तो आप इस तरफ लिखो AOB प्लस BPA और ये प्लस में OBP 90 है और OAP ये भी आपका 90 है, बराबर में 360, 90 90 180 उधर जाएगा, 360 में से 180 घटेगा, कितना 180 बचेगा। और इस तरफ आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे आपके पास बचा है एक OAB, ठीक है, और एक BPA। तो आप लिखोगे कि OAB मतलब AOB और BPA दोनों एंगल 180 डिग्री है, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री, और यही तो एंगल को हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था मेरे भाइयों। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, इसे समझा चुका हूँ आपको, बस यहाँ पे मेरे भाई इसको अपने को प्रूफ करना था, तो मैंने यहाँ पे इसे करा दिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझना। कहता है प्रूफ करो जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, और वो सरकमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, मतलब सर्कल अंदर आ रहा है एक पैरेललोग्राम के अंदर, ये पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है और इसके अंदर सर्कल आ रहा है, तो सर्कल ना थोड़ा सा मतलब इस तरीके से बना लेंगे, थोड़ा सा अंदर एडजस्ट करके, समझ में आया, इस तरीके से अपना सर्कल बन गया। अब इसने कहा कि जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। अच्छा पैरेललोग्राम कैसा होगा, ऐसे लिखोगे ABCD, और आपको पता है कि ABCD एक क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम होता है तो आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, ABCD के बराबर होता है और AD BC के बराबर होगा, है ना। ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके, अपोजिट साइड इक्वल होती है, और इसके अंदर सर्कल भी है। अच्छा अब आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस, अगर आपको पैरेललोग्राम से रोम्बस जाना है तो बस एक ही बात प्रूव करनी है कि ये वाली साइड इसके भी बराबर आ जाए, यानी कि AB अगर बराबर आ जाए CD के BC के, तो काम खत्म हो गया, प्रूव जो करना है। या फिर ये AB ACD के बराबर आ जाए, फिर चारों बराबर हो जाएंगी ना। ये काम आपको एक्चुअल में कहीं ना कहीं करना है। आप क्या करोगे, आप एक काम करो, आप इनके बीच में यहाँ 4 पॉइंट ले लो, PQ R और S, और आपको पता है AP AS के बराबर है, PB PQ के बराबर है, RQ CQ के ये आपस में बराबर है। कोई आपसे सवाल करे कि भैया क्यों बराबर है, तो आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनते हैं वो दोनों का साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, थ्योरम में भी ये बात लिखी हुई है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या चीज, कि मुझे ये बात पता है इस क्वेश्चन के अंदर कि AP कहीं ना कहीं बराबर है BP, सॉरी AP बराबर है कहीं ना कहीं AS के, ठीक है, सही बात है, AP AS के बराबर है। सेम ऐसे ही AP है, AP के साथ BP रखता हूँ इस तरफ, मुझे पता है BP भी बराबर है इस तरफ BQ के, ठीक है। अच्छा ऐसे ही ये इसके बराबर है, तो ये वाली साइड को इसके पास रखना, क्योंकि हम इस वाले को सबको आपस में रखेंगे, तो RD इस तरफ बराबर है SD के, और CQ CR के बराबर है, यानी कि CR इधर और CQ इधर, ये बराबर है। ये बात हमें पता है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो दो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये बात हमें पता है कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये रोम्बस हो। रोम्बस के लिए मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे दो साइडें टारगेट करनी है। मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा, बस मेरी बात समझना। आप यहाँ पर AP और BP को जोड़ोगे, AP और BP, है ना, मैंने दोनों को इस वाले को इसके साथ इक्वल रखा, लेकिन मैंने इस वाले को भी इसके साथ जब इक्वल रखा तो AP और BP दोनों एक तरफ रखा ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। मुझे पता है कि मैं ये लेफ्ट वाली सारी साइड जोड़ दूंगा और राइट वाली सारी साइड जोड़ दूंगा, तो मुझे पता है AP और BP दोनों मिलके पूरा AB बन जाएगा, तो मैं इसे AB लिख दूंगा। और मुझे पता है CR और RD, देखो CR और RD ये दोनों भी मैंने इस तरफ ही रखी, मुझे पता है इस तरफ में मैं जोड़ूंगा CD बन जाएगा, और बराबर का साइन, ये राइट साइड अगर मैं जोड़ूं तो राइट साइड में AS के पास SD है, यानी कि AS दोनों में कॉमन है, AD हो जाएगा। देखो AS और SD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा।
और ऐसे ही बी क्यू और सी क्यू बी सी हो जाएगा, क्यू से क्यू इग्नोर करो, बी सी हो जाएगा। अब आप ये बताओ क्या ए बी और सी डी बराबर नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल भैया बराबर है। तो मेरे भाई सी डी की जगह ए बी लिख दो ना, तो क्या हो जाएगा ये ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, है ना? देखो ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। और ए डी और बी सी भी बराबर है, आपको पता है ए डी बी सी बराबर है, तो बी सी की जगह ए डी ही लिख दो, तो ए डी प्लस ए डी हो जाएगा। और ए बी टू टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए डी टू टाइम्स ऑफ ए डी, दो से दो कटेगा, आपको पता है ए बी, माफ करना थोड़ी सी जगह मैंने ध्यान नहीं दिया, ए बी इज इक्वल टू ए डी के बराबर आ जाएगा, जो हमें कहीं ना कहीं प्रूव करना था कि ए बी इसके बराबर आ जाए। हो गया ना? यहाँ पे देखो ए बी ए डी के बराबर आ गया, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, इसके लिए आओ चाहे इसके लिए आओ, बात एक ही है। अब आप अल्टरनेटिव साइड दोनों एक दूसरे के, मतलब अल्टरनेटिव कह रहा हूँ, एक दूसरे के एडजेसेंट साइड ए बी अब आपको पता है बराबर था सी डी के, है ना? और क्या कहते हैं, ए बी आपको पता है ए बी सी डी के बराबर था, और ए डी बी सी के बराबर था, ए डी आपका बी सी के ही बराबर था। अब आपको पता है ये दोनों भी आपके बराबर हैं, तो सारी साइडें इक्वल हो गई है कि नहीं? तो ए बी सी डी अब क्या प्रूव हो गया? ए बी सी डी इज रोम्बस, ये चीज प्रूव हो गई है मेरे भाई, और काम यहाँ पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं था। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है? आप चाहो इसका सॉल्यूशन यहाँ चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे भाइयों आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मेरे भाइयों क्वेश्चन में शायद आपको फिगर दे रखी है ना? हाँ जी, क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है, आप देख रहे हो एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है? और ट्रायंगल के अंदर फिर एक इस तरीके से सर्कल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में इस तरीके से सर्कल के लिए देखें तो सेंटर बना हुआ है, और ये साइड आपको थोड़ी सी डिवाइड, अब देखो आप जब ये क्वेश्चन सर्कल का देखोगे आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं ये वाली चीज यूज हो रही है। क्या ये 6 है तो आपको पता है, फिर आप कह दोगे ये भी 6 है, और आप कह दोगे ये भी 8 है टेंजेंट की वजह से, है ना? और ये दोनों साइड आपको क्वेश्चन में पता नहीं होगी तो आप इसको x मान लो, अगर नहीं पता तो फिर ये क्या होगी, ये भी x होगी। अब देखो कितनी चीजें मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है, कराया नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना? कहता है ट्राइंगल है एबीसी, कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी ट्राइंगल है। कहता है ये इसके अंदर कहता है इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब आ सर्कल, मतलब इसको है ना, इसके अंदर सर्कल है, इसके अंदर ये ड्रॉ हुआ है ताकि ये सर्कल को होल्ड कर सके। आपको कह रहा है इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, अच्छा रेडियस भी दे दिया भैया, ये लो बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस अपना कितना है 4 सेंटीमीटर, बढ़िया ठीक है। और आपसे कहता है कि इस तरीके से बनाया गया है दैट द सेगमेंट बी डी एंड बी सी, बी डी, अच्छा बी डी, इसमें बात नहीं करी है वैसे बी डी की, अच्छा बी डी हाँ लिखा हुआ है, ये बी डी और डी सी आपको कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिवाइड हो रहे हैं 8 और 6 है, फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी, मतलब ये ए बी पता लगानी है, ये ए सी पता लगानी है, आपको कुल मिला के ये साइड पता लगानी है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि भैया ये साइड कैसे पता लगेगी, तो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड ही आता है, अगर आया तो एग्जाम में खास करके बेसिक वाला होगा। आपको यहाँ पर बस एक चीज़ समझनी है कि मैं यहाँ पे ट्रायंगल है ना उसको 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना अगर आपको टूटा हुआ नजर आए तो। इस तरीके से एक हिस्सा हो गया ये, एक हिस्सा हो गया ये, एक हिस्सा हो गया ये, और ये हिस्सा मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि उनके लिए हाइट बड़ी आसान है निकालनी। ये पॉइंट मेरा ओ है, तो मैं अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, बट आप अभी समझो। ये वाली साइड का एरिया अगर मुझे निकालना पड़े तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला। तो हाफ बेस मतलब ये पूरा बेस यानी कि x प्लस 6, हाइट मतलब हाइट बोले तो ये रेडियस है 4, ठीक है ना? यानी कि कट जाएगा एक नंबर पे, 2 नंबर पे ये हो जाएगा 2x प्लस 12 लिख सकते हो आप इसे पूरा सॉल्व करके। सेम ऐसे अब आप इस वाले ट्राइंगल में भी काम करो, इस वाले में इसका नाम होगा ओ ए सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी हाफ इंटू बेस, बेस मतलब x प्लस 8, डायरेक्ट लिख दूं, बेस हाइट मतलब 4, कटेगा एक नंबर पे, 2 नंबर पे ये हो जाएगा 2x प्लस 16, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं,
ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। मेरे भाइयों हाफ इंटू, इस बार बेस है, बेस मतलब 8 और 6 14 है पूरा, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लूं बेस 14 है और हाइट हाइट 4 है, फिर से एक नंबर पे, दो नंबर पे, 2 इंटू 14 28। अब आप खुद सोचो, एक ट्राइंगल को ऐसे 3 हिस्सों में बांट दिया इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों को अगर जोड़ूंगा तो पूरा ट्राइंगल ही बन जाएगा। तो अगर मुझे एरिया निकालना पड़े ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ए बी सी का एरिया, तो वो 2x प्लस 12, 2x प्लस 16 और 28 सबको जोड़ के आ जाएगा, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया, तीनों को जोड़ के आ जाएगा एरिया। 2x और 2x 4x, 16 और 12 28 और 28, तो कुल मिला के 4x प्लस 56, कुल मिला के एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया ये। लेकिन आधा काम हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना, अभी आधा काम होगा हीरोन्स फॉर्मूला से। ये पूरा एरिया अब हीरोन्स फॉर्मूला से बराबर रखते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला को 11वीं के अकॉर्डिंग अगर हम याद करें तो 11वीं में, सॉरी 11वीं माफ करना, 9th के अकॉर्डिंग अगर हम याद करें तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर निकालते थे, जो तीनों साइडों को जोड़ते थे, 2 से डिवाइड करते थे, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर अगर मैं आपको निकलवाऊं तो पहली साइड आप कहोगे भैया पहली साइड अगर हम क्वेश्चन में देखें तो x प्लस 6, x प्लस 8 और 14, तो x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, x और x 2x है, 14 और 6 20 और 8 28 डिवाइड में 2, यानी कि हो जाएगा 28 प्लस 2x बाय 2, है ना। और इसमें मैं 2 का पहाड़ा कॉमन ले लूँ अगर, तो वो होगा 2 का पहाड़ा कॉमन लेने पर 14 प्लस x और नीचे आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर तो आ गया x प्लस 14। और अब मैं s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में वैल्यूज को पुट करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो अंडर रूट थोड़ा सा बड़ा और मुश्किल पड़ सकता है, दिखने में लगेगा पर होगा नहीं। s होगा x प्लस 14 इस तरीके से, s माइनस ए यानी कि s मतलब x प्लस 14, और इसमें माइनस करना है पहली वाली साइड, अगर हम देखें तो x प्लस 6 पहली वाली साइड माइनस करना है, फिर s माइनस बी, s मेरा x प्लस 14 है और b अगर मैं देखूं तो मेरा x प्लस 8 है, यानी कि x प्लस 14 में माइनस करूंगा x प्लस 8, और फिर s माइनस सी, सी को हम मान रहे हैं हमारी तीसरी साइड यानी कि 14, यानी कि x प्लस 14 माइनस 14। और इस तरीके से यहाँ देखो 14 से 14 डायरेक्ट कट जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या क्या बन रहा है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे बन रहा है इस तरफ x प्लस 14, इधर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 16 हो जाएगा। इधर अगर मैं देखूँ, सॉरी 16 नहीं 6 होगा। इस तरफ अगर मैं देखूँ तो x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और इस तरफ मेरे भाइयों सिर्फ x बचेगा। और अगर मैं इन सबको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ तो x प्लस 14 ही बना हुआ है, और यहाँ x से x कट जाएगा मेरे भाई, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, इधर x में से x कट जाएगा पूरा, और इधर 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, और इधर x बचेगा। तो मेरी ये चीज़ें बचेंगी। और इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, आप इसको ऐसे ही रहने देना, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसको ऐसे ही रहने देना, यानी कि ये रूट के अंदर क्या आ रखा है, अब आप बोलोगे भैया ऐसे क्यों, वो भी समझाऊंगा। ये x प्लस 14 आ रखा है ना, और मल्टीप्लाई में 8 इंटू 6 इंटू यहाँ पर x है, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तरीके से कहीं ना कहीं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका वहां पर 4x प्लस 56 भी आया था, ठीक है ना। ये दोनों आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, और आप थोड़ा बहुत चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक तरफ उधर मैंने लिखा था 4x प्लस 56 एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब मेरा उस क्वेश्चन में आया था, और यहाँ पर ये भी मेरा पूरा सॉल्व करूंगा मैं, तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होगा। अब ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल एक दूसरे के कहीं ना कहीं इक्वल है, ये भी और ये भी दोनों के इक्वल है, तो इन दोनों को क्यों ना एक दूसरे के इक्वल रख दिया जाए। यहाँ पर होगा x प्लस 14 इंटू 48x, और वहां पर इक्वल में होगा 4x प्लस 56। अब आपको पता है रूट इज अ बिग प्रॉब्लम, रूट को एलिमिनेट करने के लिए इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। 2 मिनट स्क्वायरिंग करने से पहले भी एक चीज करना, माफ करना, अभी स्क्वायरिंग मत करो, बस एक स्टेप और आपको हल्का सा पहले बताता हूँ। स्क्वायरिंग अभी मत करना, x प्लस 14 आपने लिख रखा है, आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए कह रहा हूँ। 48x है और यहाँ पर 4x प्लस 56 है ना, यहाँ पर 4 का पहाड़ा कॉमन आ जाएगा, ये दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 का पहाड़ा जब कॉमन आएगा तो ये बचेगा 4 के पहाड़े में मेरे भाई 14 नंबर पर, ठीक है, 14 नंबर पे आता है।
और ये इस तरफ बनेगा x+14, ठीक है ना। वहाँ पे जब मैंने रूट सॉल्व करा तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये बस अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। अब कर लेता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो मुझे पता है इधर क्या है मेरा x+14 है और उसके साइड में 48x है और इधर 4 का भी स्क्वायर होगा, इसके ऊपर पूरे पे स्क्वायर होगा ऐसे, और यहाँ 4 पे भी स्क्वायर होगा और x+14 पे भी स्क्वायर होगा। इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा और बचेगा x+14 मल्टीप्लाई में 48x और इधर बचेगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू x+14 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x+14 दो बार है और एक बार से यहाँ एक बार ऐसे कट जाएगा, एक बार से एक बार यहाँ कट जाएगा मेरे भाइयों, और यहाँ बचेगा 48x इज इक्वल टू में 16 इंटू x+14। इसके बाद ये 14 3 नंबर पे 16 के पाड़े में, ये 1 नंबर पे, यहाँ पे सिर्फ 3x बचेगा मेरे भाइयों और यहाँ पे बचेगा x+14। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, बस इस x को यहाँ ले आओ, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x, 2x इज इक्वल टू 14, और उस हिसाब से मेरे भाइयों x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 14 डिवाइड बाई 2 विल बी 7, यानी कि x की वैल्यू मेरे भाइयों यहाँ से 7 आएगी। इस पूरी कैलकुलेशन को आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन चली, यहाँ पर कैलकुलेशन चली और वो हमारा फर्स्ट पेज था। अच्छा वैसे हमें साइड निकालनी थी पूरी ए बी और सी डी, तो अगर पूरी साइड मुझे निकालनी पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, पूरी साइड अगर मुझे निकालनी पड़े तो ये मेरा 7 है, ये मेरा 7 है, 7 और 6 13 और ये 7 और 8 15, तो एक साइड 13, एक साइड 15 और एक साइड 14 थी मेरे भाई। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये भी खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरे भाइयों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। ये आपको कहता है कि प्रूव करो कि जो अपोजिट साइड है एक क्वाड्रिलेटरल की, एक क्वाड्रिलेटरल है और जो उसकी अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की वो सरकमस्क्राइब कर रही है, अच्छा सर्कल को वो सबटेंड करती है एंगल सप्लीमेंट्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की और उनसे एंगल बन रहा है मेरे भाइयों, ठीक है ना। अपोजिट साइड से एंगल बन रहा है, आप इस बात को समझो, ठीक है ना। तो एक अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ इस तरीके से, और फिर उसके अंदर मुझे पता है सर्कल है, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है, इससे सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल था, तो ये सर्कल है इसके अंदर, ठीक है। और अपोजिट साइड ध्यान रखना है आपको, अपोजिट साइड, ये रही अपोजिट साइड, एक ये रही और एक ये रही, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चलो ए बी अपोजिट साइड की बात कर लेते हैं, ए बी के अपोजिट में है सी डी। ये दोनों अपोजिट साइड क्या कर रही हैं, सबटेंड कर रही हैं सप्लीमेंट्री एंगल सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, ये सर्कल का सेंटर है यहाँ और सर्कल का सेंटर पे भी ये यहाँ पे, ये कह रहा है ये वाला और उसकी दूसरी अपोजिट साइड है ये वाली, ये एक एंगल सबटेंड हो रहा है, ये एक एंगल, और ये दोनों एंगल जो सबटेंड हो रहे हैं ना ये 180 डिग्री है सप्लीमेंट्री, ये प्रूफ करो, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 180 प्रूफ करना है मेरे भाइयों, इन दोनों को 180 प्रूफ करना है मेरे भाइयों, ये काम उसने मुझे बोला हुआ है। अब मुझे ये बात समझनी है, ठीक है ना, क्या समझनी है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, है कि नहीं, बस आप मुझे ये बात बताओ परपेंडिकुलर है कि नहीं है, आपको क्या बिल्कुल है भैया, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अगर है तो आप यहाँ से चीजें क्या समझ सकते हो, आप यहाँ से बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, आप देखो किसी एक हिस्से को, बस इस हिस्से को उठा लो, इस हिस्से को उठा लो, इसका नाम सेंटर पे ओ रख देता हूँ, ठीक है, और इसको देता हूँ पी क्यू आर एस, बस एक हिस्से को उठा लो और इस एंगल को कह दो 1, इस एंगल को कह दो 2, फॉर एग्जांपल। आप इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल अगर आपको नजर आ रहा हो, ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए पी, और आप इस ट्राइंगल को उठा लो, इसको नाम दे दो ट्राइंगल, उसको दिया ओ ए पी तो इसको ओ ए एस दे दो, ओ ए एस। आपको पता है ये दो ट्राइंगल जो दिख रहे हैं इन्हें आप कंग्रेंट प्रूव कर सकते हो कहीं ना कहीं, और आपने पहले भी सर्कल चैप्टर में किया है। कैसे, आप कह दोगे भैया ये दोनों तो रेडियस हो गए, है ना, ये दोनों तो रेडियस हो गए, और भैया ये वाली साइड कॉमन हो गई, और भैया ये दोनों टेंजेंट तो बराबर होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, सबसे बेस्ट है साइड 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 यूज कर लो, ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर है, ये दोनों रेडियस है, ये कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिखो कैसे, ओ एस इस तरफ ओ एस और इस तरफ ओ पी बराबर है, कोई पूछे क्यों बराबर है, रेडियस। दूसरा ये वाला ए एस बराबर है ए पी, भाई ए एस ए पी के क्यों बराबर है, ए एस ए पी के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट है उससे टेंजेंट बन रहे हैं, दोनों इक्वल होते हैं,
और तीसरा ओ ए और ओ ए बराबर है, क्यों, कॉमन है। तो हमारा जो ट्राइंगल ओ ए पी है वो कंग्रेंट आ चुका है ट्राइंगल ओ ए एस के, ठीक है ना, बाय साइड 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 क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी नहीं कॉन्ग्रेंस, 9th क्लास। और उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना, बाय सीपीसीटी, है ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। अभी इस हिसाब से ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8 सब बराबर होंगे एक दूसरे के, मतलब सब नहीं, मतलब 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। तो इस तरीके से भैया एंगल 1 जब एंगल 2 के बराबर, अब देखो एंगल 1 के साथ आपको एंगल 3 एक साइड पे चाहिए, ये दोनों चाहिए ना, और 6 और 7 एक साइड चाहिए। तो मैं एंगल 1 को एंगल 2 के पहले बराबर बताया, अब मैं एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर बता रहा हूँ, अब मैं एंगल 5 को एंगल 6 के बता रहा हूँ। तो यहाँ मत लिख देना 5, क्योंकि आप देखो एंगल 2 और 3 के साथ आपको चाहिए ये वाले, है ना। वैसे तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्या करो, एंगल जैसे मर्जी रख लो, चलो अभी तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है, कैसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये कह दो कि इन सभी एंगलों को जोड़ के एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, इन सबको जोड़ के 360 आता है। अब उसमें तो बहुत सारे एंगल बराबर है, आप बस सोचो आपको कौन कौन से एंगल दिखा रहे हैं बराबर। आपको 6 रखना है, यहाँ पे 7 रखना है, और 1 और 2 और 3 रखने हैं, 1 और 8 हटा देना, 4 और 5 हटा देना। कैसे हटाओगे, अब उस चीज को समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे हटाएंगे, यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता है एंगल 1 और 2 लिखे हुए, मुझे पता है एंगल 1 और 2 बराबर है, तो एंगल 1 तो रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर दिखाना है ना, मतलब इन दोनों का जोड़ दिखाना है। तो यहाँ पर 2 को हटा देता हूँ, तो 2 की जगह क्या लिख रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 की जगह। फिर मुझे 3 भी रखना है, 4 हटाता हूँ, तो 3 को 3 ही रखूंगा, और 4 की जगह भी 3 लिख दूंगा। फिर प्लस में 5 और 6 है, तो 6 रखना है, 5 हटा देता हूँ, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6। फिर 7 और 8 भी है, तो एंगल 8 की जगह 7 रख रहा हूँ, एंगल 7 जमा एंगल 7, और फिर उस सबको 360, तो एंगल 1 3 ये सब 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। और अब यहाँ पर क्या करूंगा, 2 को हटा दूंगा, एंगल 1 और एंगल 3 एक तरीके से यही हो जाएगा, एंगल AOB, है ना, एंगल AOB, और उस तरफ उसका नाम होगा एंगल 6 और 7 का एंगल COD बराबर 180, क्योंकि 360 उधर जाके 180 नंबर पे, ये 1 नंबर पे कट जाएगा। और मुझे यही सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था मेरे भाइयों, ठीक है, इस तरीके से आप इसे सप्लीमेंट्री प्रूफ करोगे मेरे भाइयों। एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, देखो बहुत बढ़िया तरीके से हमने एनसीईआरटी को खत्म कर लिया है, ठीक है। अब मेरे भाइयों कुछ रह गया है काम, वो ये, यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स कराऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं।